हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके पॉइंट अड्डा पर। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के इंग्लिश वाले पोर्शन की। तो आज यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश वाला पोर्शन पूरा सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो चलिए मेरे साथ चेक कर लीजिए कि आपने कितना सही किया, आपका इंग्लिश वाला पोर्शन कितना सही हुआ है। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस एक बात है कि आप लोग दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है और अच्छा भी लगता है कि हमारी मेहनत को भी कोई अप्रिशिएट करता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके पहले अगर आपने सीडीपी का पोर्शन नहीं देखा है तो उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है। वहाँ पे सीडीपी का आंसर की मैंने रिलीज़ कर दिया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इंग्लिश वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये हमारा ओ सेट है। तो आपका जो भी सेट हो आप मैच कर लीजिएगा क्योंकि हर सेट में क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ था, लेकिन ये पैराग्राफ हिंदी के मुकाबले तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सही भी था। बस थोड़ा सा ये है कि लेंथी हो जाता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बताने वाले हैं। तो जो हमारा 121 क्वेश्चन है वो कहता है कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉगी। तो हमें इसका एनालॉगी बताना है। लोकल का जैसे ग्लोबल होता है, तो इरेटिक का मतलब क्या होगा? तो इरेटिक को हम अनियमित कहते हैं। तो अनियमित का क्या हो जाएगा? हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इरेटिक मतलब अनियमित है, अनियमित का क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। ठीक है। 122 क्वेश्चन कह रहा है एज मेंशन इन पैरा फर्स्ट व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। तो हमें यहाँ पे इस पैराग्राफ को पढ़ना था। इसमें जैसे जैसे इवेंट हुए हैं उसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करना था। तो जो सबसे पहला होगा वो क्या होना चाहिए? एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी कि सी वाला हमारा पहला हो जाएगा। यहाँ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होगा जिसके कारण क्या होता है? फूड का प्रोडक्शन कम होगा। तो यहाँ पे फूड प्रोडक्शन का तो कम होना है नहीं। तो इसके बाद क्या होता है? इंक्रीज इन फूड प्राइसेस, तो फूड की प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो हमारा इसके बाद ये होगा। फिर क्या होगा? रिड्यूस्ड फूड कंजप्शन, जैसे जैसे प्राइस बढ़ जाएगा तो वैसे वैसे फूड कंजप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग फूड जो है खरीद नहीं पाएंगे, सही से परचेज नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा। इसके बाद डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, और ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। इसका मतलब अगर देखें तो पहले सी, ए, डी और फिर बी। तो देख लेते हैं सी, ए, बी, डी किधर है। तो ये सी, ए, डी, बी ये बिल्कुल सही कहा है। तो हमारा चौथा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। What is correct about the health status of farmers who take to household food production? तो दोस्तों इसमें चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बेटर न्यूट्रिशनल इनटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 124 कह रहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स एफोर्ड हेल्दी फूड। फिर क्या है? हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज़ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन। तीसरा है फूड इनसिक्योरिटी इज एन ओकेजनल फिनोमिनन इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला, ए, बी एंड सी ऑल आर इनकरेक्ट। तो तीनों ही क्या है? सही नहीं है। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा। 125 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड्स टू हाउस होल्ड्स फूड प्रोडक्शन। तो इसका थर्ड आंसर सही होगा, न्यूट्रिशनल इनटेक वॉज बेटर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख लीजिएगा थर्ड ऑप्शन सही है। 126 कह रहा है बाय विच वर्ड कैन द अंडरलाइन वर्ड बी रिप्लेस इन द गिवन सेंटेंस। तो 126 का नोटिसेबल सही हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट आंसर सही है। 127 क्वेश्चन आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें ये जो अंडरलाइन वर्ड है सिग्निफिकेंट और ओन का, हमें बताना है कि ये कैसे शब्द हैं। तो सिग्निफिकेंट दोस्तों एडजेक्टिव वर्ड है, और इसके अलावा जो ओन दिया है, ओन एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो हमारे ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 128 क्वेश्चन कह रहा है सम हाउस होल्ड हैव रिमेन्ड आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाई अडॉप्टिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, होम प्रोडक्शन सिस्टम, हाई फूड प्राइसेस या क्लाइमेट चेंज कंडीशन। तो अगर आप इस पैरा को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका होम प्रोडक्शन सिस्टम सही आंसर होगा। तो आंसर सेकंड विल बी राइट।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकंड वाले पैराग्राफ की। ये काफ़ी लंबी पैराग्राफ है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी इजीली समझ में आ जाता है। यहाँ पे दो फ्रेंड होते हैं, एक फ़िलिप और दूसरा अब्दुल। उन दोनों की फ्रेंडशिप की बात हो रही है, क्योंकि वो दोनों ही एकदम, जो उनकी पर्सनैलिटी होती है एकदम अपोजिट होती है, लेकिन इसके बावजूद वो लास्ट में कितने अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, उसी की कहानी यहाँ पर दे रखा है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 129 क्वेश्चन कह रहा है विच एस्पेक्ट ऑफ अब्दुल्स पर्सनालिटी इज़ नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है। तो इसका सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ही प्रिफर्ड लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक। तो दोस्तों नहीं सही है पूछा है, तो इसका सेकंड वाला आंसर सही होगा, क्योंकि बता दिया जाए कि जो अब्दुल है उसको यहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक नहीं पसंद होता है, उसे पॉप म्यूज़िक पसंद होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि उसे क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, तो यही आंसर सही नहीं होगा। तो सेकंड आंसर विल बी राइट। 130 क्वेश्चन कह रहा है रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इसमें हमें पढ़ना है और बताना है क्या है। अनटचेबल इज़ अ फ्रेंच कॉमेडी मूवी। द थीम रिवॉल्व अराउंड टू फ्रेंड फिलिप एंड अब्दुल हु हैव सिमिलर टेस्ट। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, हु हैव सिमिलर टेस्ट, जबकि सिमिलर नहीं होता है, अपोजिट टेस्ट होता है दोनों का, दोनों की पर्सनैलिटीज़ अलग होती है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। द मूवी वॉज अ ह्यूज सक्सेस इन फ्रांस एंड अल्जीरिया। तो इसमें से चौथा आंसर सही होगा, ए एंड सी आर करेक्ट एंड बी इज़ इनकरेक्ट। तो दोस्तों यहाँ 131 क्वेश्चन कह रहा है वॉट बाउंड द टू वेरी डिफरेंट मैन टुगेदर फॉर ईयर। यानी कि यहाँ पे जो दोनों एकदम डिफरेंट होते हैं, उन दोनों को क्या चीज़ है जो बांधे रखती है कई सालों तक। तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा, उनकी वार्म फ्रेंडशिप। तो चौथा आंसर सही है। 132 क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉगी। लग्जरी, ऑपुलेंस, तो सेंसेशन का क्या हो जाएगा, तो फीलिंग इसका सही आंसर है। 133 क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। हाउएवर दिस वर्किंग रिलेशनशिप क्विकली डेवलप इनटू अ क्लोज फ्रेंडशिप। तो यहाँ हमें वर्किंग का और क्विकली का हमें बताना है कि ये कैसे शब्द हैं। तो वर्किंग क्या है, वर्किंग एडजेक्टिव है, और आपको पता होना चाहिए कि जैसे क्विकली है, लाउडली है, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, वो एडवर्ब होते हैं, यानी वर्ब की विशेषता बताने वाले जो शब्द हो गए वो एडवर्ब हो गए। तो यहाँ पे क्विकली एडवर्ब है, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन ये सही है। तो दोस्तों यहाँ 134 क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल माइग्रेटेड टू फ्रांस टू, तो क्या होगा, तो जो अब्दुल है वो फ्रांस आया था किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आया था, ठीक है, तो सेकंड आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 135 क्वेश्चन कह रहा है वाई डिड फिलिप नीड अ नर्स, कि फिलिप को नर्स की ज़रूरत क्यों थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टू हेल्प हिम विद डे टू डे प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ। क्योंकि जो फिलिप होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसके आर्म्स और लेग क्या हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो व्हील चेयर पर हो जाता है। तो उसकी जो डेली लाइफ का काम होता है, उसको काम को करने में हेल्प के लिए उसे नर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे चौथा आंसर सही हो जाएगा। 136 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन लैंग्वेज एजुकेशन। तो इसमें सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा आपका, ये सेकंड आंसर सही हो जाएगा, स्टडी ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया गया है, जहाँ पे कहा जाता है कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है वो मदर टंग होनी चाहिए, सेकंड आपकी इंग्लिश हो सकती है, और थर्ड जो है भारत की कोई भी क्लासिकल लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज हो सकती है। तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं किया हुआ है, इंग्लिश की बात किया है खाली, तो यहाँ पर सेकेंड वाला आपका सही हो जाएगा। 137 क्वेश्चन कह रहा है अ टीचर इन क्लास 8th read out a text of 5 sentences in English twice and ask her learner to listen to the text carefully. Then she asked them to work in group of 4 to recreate text needed to the one read out. Not exactly the same. What is this activity known as? तो इसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट है कि कलेक्टिव डिक्टेशन होगा या पैराग्राफ डिक्टेशन होगा। आपका राइटिंग टास्क और लिसनिंग टास्क तो नहीं हो सकता है, इन दोनों में थोड़ा सा डाउट है। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर यहाँ पे मान रही हूँ, और देखते हैं कि सीटेट आंसर की अपनी जो देता है उसमें क्या मानता है इसका आंसर, पर इन दोनों में से ही कोई एक होगा। तो यहाँ पे 138 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन अ लैंग्वेज। तो यहाँ पे सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे ब्रेनिंग स्टॉर्मिंग होती है, फिर जॉइंटिंग डाउन पॉइंट्स, फिर मेकिंग एन आउटलाइन, फिर राइटिंग द ड्राफ्ट,
एंड फिर एडिटिंग एंड देन फाइनलाइजिंग होता है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 139 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज की, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है जिसे हम अपनी मातृभाषा कहते हैं या मदर टंग कहते हैं, वो लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करती है। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 140 क्वेश्चन है। एलम इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 इज एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेजेस कन्नड़, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश. He uses all the 4 language freely when he speak to his parents at home. And in school, he uses Hindi, Kannada and English as these are the language known to his friend and teachers. What is the this practice known as? तो इस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? यानी कि एलम क्लास 7 की जो है स्टूडेंट है उसे कन्नड़, मराठी, इंग्लिश और हिंदी आती है। वो जो है 4 लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से यूज़ करती है जब वो अपने पेरेंट्स से घर पर बात करती है, और जब वो स्कूल में बात करती है तो हिंदी, कन्नड़ और इंग्लिश का यूज़ भी करती है, तो जो कि उसने अपने फ्रेंड्स और टीचर से सीखी है। तो इस प्रैक्टिस को हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कोड मूविंग। कोड मूविंग कुछ नहीं होता है। यहाँ पे अगर कोड स्विचिंग होता तो मान सकते थे, कोड मूविंग नहीं होता है। इंटर लैंग्वेजिंग होगा, ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी होगा, या कोड मैसिंग होता है। कोड मैसिंग क्या होता है? जब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी मतलब कि अगर हम बोलते बोलते एक भाषा से दूसरे भाषा पे जाते हैं तो वो यानी चेंज करना, तो ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी हो गया। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इंटर लैंग्वेज है क्योंकि वो कई सारी लैंग्वेज का यूज़ करके अपने घर पे पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर से वो बात करती है। तो यहाँ पे सेकेंड आंसर सही हो जाएगा, इंटर लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड आंसर विल बी राइट। तो इसका सेकेंड आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिस रिफर्स टू द प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक लैंग्वेज और लैंग्वेज नीडेड फॉर वेरियस कंटेंट एरियाज। ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिसे हम कैल्प कहते हैं, इंटर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स BICS जिसे कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। 142 क्वेश्चन है। हियर इज अ सिचुएशन where students were exposed to the opposite perspective of the subject under consideration to allow them to further understand it. What does this process attempt to promote among learners? तो इसका क्रिटिकल लिटरेसी एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 143 क्वेश्चन है। अ टीचर ऑफ क्लास 6 brought items like spoon, plate, utensils, boxes and pen to her classroom to teach vocabulary from their writing a description of object in kitchen. What are these objects known as language teaching? इसका सही जवाब बताना है। तो उसे हम रियलिया कहेंगे। ठीक है, तो 4 आंसर सही हो जाएगा। रियलिया यानी हम जैसे TLM भी कह सकते हैं, टीचर लर्निंग मटेरियल, उसको रियलिया भी कहते हैं। ठीक है, तो चौथा आंसर सही हो जाएगा। 144 क्वेश्चन है। Learner in a class of social science try to capture the main ideas of the classroom lecture and make point of the lecture. What is this skill known as? तो इस स्किल को क्या कहते हैं? तो इसे कॉग्निटिव स्किल कहते हैं। तो सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। 145 क्वेश्चन कह रहा है लर्निंग आउटकम अटेम्प्ट टू एनेबल लर्नर टू। तो फोर्थ आंसर सही होगा अटेन द कॉम्पिटेंसीज इन मेजरेबल टर्म्स। 146 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग? तो ट्रांस लैंग्वेजिंग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर थर्ड वाला सही होगा। इट रिफर्स टू मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज वाइल टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज। यानी क्या है कि जब एक लैंग्वेज को बोलते बोलते हम सेकेंड लैंग्वेज पे जंप करते हैं तो वो ट्रांस लैंग्वेजिंग कहलाता है, यानी चेंज करना एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। तो थर्ड आंसर सही हो जाएगा। 147 क्वेश्चन कह रहा है हेयर इज अ क्वेश्चन रीड एंड फाइंड आउट विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन इट बिलोंग्स टू। Having read the story of the little girl, you feel moved by her suffering and courage to face the trouble. You would write a letter to the little girl appreciating her. Write the letter in about 120 word. तो पहला आंसर सही होगा। इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पोलाइट क्वेश्चन। ठीक है, इसे एक्सप्रेसिव क्वेश्चन नहीं कहेंगे,
ना तो डिस्कर्सिव क्वेश्चन कहेंगे ना तो लॉन्ग आंसर है, ये एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। 148 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। All children being their schooling in the official language Hindi and move to add at least 2 more language by the time they complete their high school. All children begin their schooling in their mother tongue home language. तो यहाँ पे इधर वाला पोर्शन तो यहाँ से यहाँ तक सब में सेम दिया हुआ है, खाली आगे के पोर्शन यहाँ पे चेंज है, यानी किसी में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहा है, किसी में यहाँ पे जो स्कूलिंग है वो मदर टंग में कहने की बात कर रहा है। ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन द मीडियम ऑफ स्कूल एंड होम लैंग्वेज की बात कर रहा है। ऑल चिल्ड्रन बीइंग देयर स्कूलिंग इन देयर स्टेट लैंग्वेज, तो स्टेट लैंग्वेज या मीडियम ऑफ इंग्लिश नहीं होगा बल्कि मदर टंग में। जो NEP 2020 में कहा गया है कि जो चिल्ड्रन है वो अपनी स्कूलिंग किस में करेंगे, मदर टंग में करेंगे, अपनी मातृभाषा में करेंगे। इसके बाद उन्हें जो है 2 और लैंग्वेज सीखनी होगी, एक इंग्लिश और एक वो दूसरी कोई भाषा सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। 149 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एडवोकेट्स ओरल ड्रिलिंग एंड मास्टरी ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज एज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो इसमें सी बिल्कुल सही होगा, ऑडियो लिंग्विलिज्म कहते हैं इसे, तो थर्ड आंसर सही है। 150 एंड लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, ये भी देख लेते हैं। डिक्लेरेटिव नॉलेजेस, डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होता है बताना है। नोइंग हाउ टू आइडेंटिफाई एन एरर इन द ग्रामेटिकल आइटम्स, नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम्स, नोइंग टू प्रोनाउंस वर्ड इन अ लैंग्वेज, नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम्स। तो दोस्तों इसमें सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, यानी कि नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम, तो सेकंड आंसर विल बी राइट। तो दोस्तों ये जो आंसर मैंने बताए हैं उसको मैंने ढूंढ के हर जगह से देख करके तभी बताया है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसको आप मान करके आप अपना पेपर सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके इंग्लिश में कितने सही हुए। ठीक है, और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।